वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेई स्टूडेंट्स के लिए हमने शंखनाद सीरीज स्टार्ट करी है और आज है उसकी क्लास 5, यानी आज लेक्चर नंबर 5 रहेगा। इसके पहले वाली 4 क्लासेस यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए, उसे जरूर अटेंड करिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो आई होप, वैसे तो आप देख चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए ये बात मैंने कही है। तो बिना समय बर्बाद करे, जैसा कि आप जानते हैं कि सेशन हमारा केवल और केवल स्टडी से रिलेटेड होता है, तो आते हैं हम हमारे सेशन की तरफ। तो ये तो आप सभी को पता है कि जनरल साइंस वाला जो सेक्शन है वो मैं ही करा रही हूँ, जिसमें हमने बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ी और हमने उसके क्वेश्चंस भी देखे, है ना। और आज भी मैं ही कराऊंगी। बाकी जनरल अवेयरनेस की भी क्लासेस चल रही हैं, मैकेनिकल की भी क्लासेस है और सिविल इंजीनियरिंग की भी क्लासेस है, जिनका टाइम भी आप अभी देख चुके होंगे, मैंने आपको बताया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि इस सेशन में आपको क्या कुछ खास मिलेगा। खास ये है कि यहाँ एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये हम नहीं देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, हम ये देखेंगे कि हमें हर एक क्वेश्चन से क्या कुछ नया जानने को मिला है। तो चलिए आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है। यहाँ पर बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे कि जब जो यूरिया है वो बाहर निकलता है, जब यूरिन जो है बाहर निकलती है, तो वो उसके पहले किस पर्टिकुलर सेक्शन में स्टोर जाकर किस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर स्टोर होती है। बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और वो किस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर स्टोर होती है, तो ये यूरेथ्रा वाला सेक्शन होता है और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है। ना समझ में आए कोई इशू नहीं है, आप केवल और केवल बोर्ड की तरफ देखो, मैं सिंपली आपको समझा रही हूँ, है ना, मैं सिंपली आपको समझा रही हूँ। ये हमारी रीनल आर्टरी है और ये हमारी रीनल वेन्स है ना, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो ये हमारी किडनी हो जाएगी। और इसके अलावा इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या होगा, यूरेटर हो जाएगा, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, मूत्र वाहिनी कहेंगे। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होगा और सबसे नीचे होगा यूरेथ्रा। ध्यान से सुनना, इसे हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे, मूत्र मार्ग कहेंगे, है ना। तो यूरेथ्रा ये हो जाएगा और इसके पहले ये हमारा क्या है, तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। हिंदी में जिसे हम क्या कहेंगे, मूत्राशय कहेंगे। होता क्या है कि मूत्र त्याग करने के पहले जब यूरिन जो है, जो मूत्र है वो यहाँ से निकलेगा, है ना। जब वो यहाँ से निकलेगा तो किस पहले जगह पर जाकर होल्ड होगा या स्टोर होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ जाकर स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ये दोनों हमारी किडनी होती हैं, ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स होती है, ये यूरेटर होता है। नाम नहीं लिख रही हूँ, क्लास में हर एक चीज मैंने आपको बताई है। चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारी क्या है भाई, किडनी है। नाम देख लो फटफट से, फटफट से नाम देखो। इसे हम क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी। ये क्या है, रीनल आर्टरी। और हमारी ये क्या हो जाएगी, तो ये होगी रीनल वेन्स। ये क्या होगी भाई, रीनल वेन्स। इसे हम क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा यूरेटर। ये क्या होगा, यूरेटर। क्लियर। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमसे ये कह रहा है कि वह रंजक क्या कहलाता है जो मनुष्य की त्वचा, उसके बाल और आंखों को उनके रंग प्रदान करता है। अगर हमसे किसी ने पूछा कि हमारी जो स्किन है, हमारे जो हेयर्स हैं और हमारे जो आईज है, उनको रंग कौन प्रदान करता है, ऐसा कौन सा रंजक है, रंजक बोल लो, वर्णक बोल लो, पिगमेंट बोल दो, बात एक ही है। तो आंसर क्या होगा, मेलेनिन। क्या होगा, मेलेनिन। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, हमारे स्किन को रंग देने की बात आएगी। जो कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, कुछ लोग थोड़े सावले होते हैं और कुछ लोग काले होते हैं, सबके अपने अपने कलर होते हैं। तो ये जो कलर है, बालों के कलर है, आंखों के कलर के पीछे एक कारण होता है और एक वर्णक होता है, और वो वर्णक क्या होगा, मेलानिन। ये देखो तरह तरह से चीजें यहाँ पर इमेज के फॉर्म में बताई है ताकि आप समझ सको।
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मिक्स क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट मिलेंगे, है ना। कोई एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि तीनों ही सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेंगे। यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? तो बोल ये रहे हैं कि अगर पानी से भरी कोई कांच की बोतल है, तो एक बोतल है जिसमें क्या भरा हुआ है? बहुत सारा पानी भरा हुआ है ना। इसमें क्या भरा हुआ है भाई? बहुत सारा इसमें है पानी। अब इस कांच की बोतल को कहां पर रख दिया है? तो इस कांच की बोतल को रख दिया है फ्रिज में। ये है कांच की बोतल, बोतल को हिंदी में बोतल बोलते हैं, ठीक है। ये है कांच की बोतल, जिसे कहां पर रख दिया है? फ्रिज में रख दिया है। अब जब इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये क्या करेगी? फ्रीज हो जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगी भाई? तो ये हो जाएगी फ्रीज। और जब ये फ्रीज होगी ना, तो फिर एक समय के बाद ये फट जाएगी। तो यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद कर दे, तो फ्रीजर में रख दिया जाए, तो फिर क्या होगा? 4 तरीके के ऑप्शन है, मैं सीधे आपको आंसर बता देती हूँ, बट पहले फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। पानी के जमने के बाद कांच की बोतल पर वायुमंडलीय दाब के कारण ये विकृत हो जाएगी। क्या ये विकृत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। सीधे आंसर की तरफ आने हैं। सबसे लास्ट में क्या होगा कि बर्फ के कारण वहां पर क्या रहेगी? बर्फ रहेगी, जिसके कारण कांच की जो बोतल होगी वो टूट जाएगी, फट जाएगी। ये एक्चुअली में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? कोयला खदानों में जो नॉर्मली विस्फोट हो जाते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? जो एक्सप्लोजन होता है उसके पीछे कारण कौन सी गैस होती है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या ये नाइट्रोजन है, ब्यूटेन है, या फिर मीथेन है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मीथेन गैस। किस कारण ऐसा होता है? किस गैस के कारण ऐसा होता है? मीथेन गैस के कारण ऐसा होता है। Which of these is an excretory organ of the human body? मानव में उत्सर्जन अंग कौन सा है? ह्यूमन में, मानव में, हमारे शरीर में बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, उत्सर्जन अंग होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम कौन कौन से उत्सर्जन अंग होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हम आपको बताएंगे, है ना। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक होता है स्किन, है ना। मैं आपको बता दूं, एक होगा हमारा लीवर, एक होगी हमारी किडनी, एक होगा हमारा, देखो स्किन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई और लंग्स। और क्या हो गए? लंग्स। ये 4 चीजें क्या है भाई? तो ये 4 चीजें हैं हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, है ना। ये उत्सर्जी अंग हैं जिनसे कुछ उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ नहीं, हम इससे कहेंगे कि अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जिनकी हमारे बॉडी में आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि पसीने की आपको जरूरत है क्या? नहीं, गंदगी के फॉर्म में होता है, अपशिष्ट होता है, बेकार होता है, इसे बाहर निकलना होता है। तो स्किन से क्या निकलेगा? तो स्वेट निकलता है। ऐसे ही हर चीज से कुछ ना कुछ निकलता है। सो मानव में उत्सर्जी अंग कौन सा है? हृदय बिल्कुल भी उत्सर्जी अंग नहीं है, ना ही मस्तिष्क है, ना ही मसल से। आंसर क्या होगा? बी स्किन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बी स्किन ही क्यों इसका आंसर है, मैंने आपको बता दिया, है ना। एक चीज और, आपके पेपर में इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। स्किन में सबसे ऊपर क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस, ये पूरा हिस्सा किसका है? एपिडर्मिस का है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलती है? हमारे स्किन से हेयर्स निकलते हैं, बाल निकलते हैं, और सोचो ये कितने अंदर तक होते हैं, ये कितने अंदर तक होते हैं। इसके थोड़ा सा नीचे आ जाओगे ना, पहली परत किसकी होती है? एपिडर्मिस की, आता है क्वेश्चन। सेकंड किसकी होती है? डर्मिस की होती है। थर्ड फैटी टिश्यू होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, है ना। ये सबसे नीचे क्या होते हैं? फैटी टिश्यू होते हैं। बीच का ये सेक्शन पूरा क्या होता है? डर्मिस कहलाता है। डर्मिस, एपिडर्मिस सब स्किन में ही पाया जाता है, लेकिन आउटर, सबसे आउटर में क्या होती है? एपिडर्मिस। सेकंड नंबर पे डर्मिस होती है। एंड
यहीं से ही क्या होती है, स्वेट ग्लैंड भी अंदर पाई जाती है, जिससे क्या निकलता है, पसीना निकलता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा, सीमा होना चाहिए, यहाँ सीमा लिखा है, इसको सीमा कर दो भाई। ये क्या होगा, सीमा। एक सामान्य व्यक्ति कितनी हर्ट्ज की जो क्षमता है वो ध्वनि को सुन सकता है ना। तो 4 तरीके के ऑप्शन है, 4 तरीके के ऑप्शन है ना। 20 से 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक की बात चल रही है। यहाँ पर सीधे आंसर बताती हूँ, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर है। एक सामान्य मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और, आप लोग ये सारी क्लासेस देखते हैं, स्पेशली आपके लिए क्लासेस चल रही हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है कि सेशन आपको कैसा लग रहा है और किस किस चीज की आपको जरूरत है। आप कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसके क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको और स्ट्रांग होना है, तो मैम प्लीज वो चैप्टर करा दीजिए, उसके क्वेश्चंस करा दीजिए, तो मैं क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है? तो निम्नलिखित में से कौन भोजन नली है? Which among the following is the food tube? अब फूड ट्यूब की बात चल रही है, भोजन नली की बात चल रही है। स्वर यंत्र तो नहीं है, लैरिंक्स तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये बेसिकली हमारे द्वारा जो स्वर निकलते हैं, साउंड निकलता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस सेक्शन में होता है, यहाँ होता है, इस सेक्शन में ये पाया जाता है। थाइमस भी नहीं है ना, ये भी गले में, लेकिन ये नहीं पाया जाता, ये नहीं है। एसोफेगस है क्या, या फिर महाधमनी है? एओर्टा भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एसोफेगस। भोजन नली क्या है, तो एसोफेगस है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमने कोई भी फूड को इनटेक किया, हमने कुछ भी खाना खाया, तो वो यहाँ से होता हुआ हमारे प्यारे से अमाशय में जाता है, और यहाँ से होता हुआ छोटी आंत में ऐसे 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 घूमेगा, और फिर बड़ी आंत से होता हुआ ऐसे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है ना, ऐसे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। या हमारा स्टमक होता है, एसोफेगस होता है। ठीक है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये अगर हमसे कोई पूछेगा ना डाइजेशन कितने पार्ट में कंप्लीट होता है, तो वो 4 पार्ट में होता है। और किसी ने पूछा क्या एसोफेगस में डाइजेशन होता है क्या, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसमें किसी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। मैंने क्लास में भी आपको बताया है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इससे किसी भी तरह के कोई एंजाइम्स नहीं निकलते हैं, इससे किसी भी तरह के कोई भी एंजाइम्स नहीं निकलते हैं। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर सी, इसके सी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। बेसिकली इसकी रिएक्टिविटी के फॉर्म में हमें इसे अरेंज करना है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो कौन सा है, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, मतलब घटते क्रम में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु, फिर थोड़ी सेकंड नंबर पे कम, फिर और कम, है ना, ऐसे सीक्वेंस में। सो सारे ही ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सोडियम सबसे क्रियाशील धातु होती है, इसको हम ऐसे खुले में भी नहीं रख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आयरन भी क्रियाशील होती है, फिर थर्ड सिल्वर, एंड सबसे लास्ट में आएगा गोल्ड। सबसे ज्यादा जो चमक होती है वो किस में होती है, सिल्वर में होती है, ये भी सुन लेना। सबसे ज्यादा चमक जो होती है, सबसे ज्यादा शाइनी मेटल की अगर मैं बात करूं तो वो किस में होती है, पहले नंबर पे क्या आएगा, सिल्वर, एंड सेकंड नंबर पे क्या आएगा, गोल्ड। ये भी मैंने आपको अलग से बताया है। ठीक है? सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है, चाकू से कट किया जाता है ना, किया जाता है। सभी धातुएं पता है कैसी होती हैं, नॉर्मली सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन हो जाएगा क्या, सोडियम। क्यों? क्योंकि इसे इजीली चाकू से काटा जा सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी के बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय के शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है? विच ऑफ दी following terms is associated with the anatomy of the human heart? cerebellum, medulla, aorta या cerebrum?
तो मानव हृदय की रचना से रिलेटेड बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं हृदय का कौन सा भाग है, ब्रेन का कौन सा भाग है जो किससे रिलेटेड है, मानव हृदय की शरीर रचना से रिलेटेड है। तो ये तो कितना सिंपल है। सेरिबेलम की मैं बात करूं तो ये तो हमारे ब्रेन का पार्ट है, राइट, है ना। अगर मेडुला की बात करूं तो ये भी हमारे ब्रेन का पार्ट है, बिल्कुल सही। सेरिब्रम भी किसका पार्ट है, हमारे ब्रेन का पार्ट है। लेकिन एओर्टा की अगर मैं बात करूं, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो ये किसका पार्ट हो जाएगी, हमारे हृदय का। सुनो सुनो सुनो, ये कहाँ का पार्ट होगी, हमारे हृदय का। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, ये कौन सा ब्लड लेकर जाती है, तो ये लेकर जाती है प्योर ब्लड। मैम ये प्योर ब्लड क्या होता है, याद करो मैंने क्लास में बताया था कि नहीं बताया था कि ये क्या लेकर जाती है, O2 लेकर जाती है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये O2 लेकर कहाँ जा रही होती है, हमारे पूरे बॉडी में, है ना। O2 लेकर कहाँ जा रही होती है, हमारे पूरे बॉडी में, शरीर में। सो प्योर ब्लड को कौन लेके जाती है, धमनी। और इम्प्योर को लेकर कौन जाती है, तो वो लेकर आती है वेन्स, महाशिरा जिसे हम कहते हैं, जो कि दो अलग भागों में खुलती है, लेकिन वो हमारे हार्ट में ही जाकर ओपन होती है। तो वो इम्प्योर लेके जाती है और ये प्योर ब्लड लेके जाती है। यहाँ पे ब्रेन ना बनके हार्ट ना बनके ब्रेन बना हुआ है, ध्यान से देख लो। ब्रेन के एक्चुअली ना 3 पार्ट होते हैं, है ना। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं भाई, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है हमारा फोर ब्रेन, एक तो होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एंड सबसे लास्ट में एक क्या होता है, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये 3 चीजें हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि सेरिबेलम पीछे वाले ब्रेन का भाग है, हिंड ब्रेन का। मेडुला किसका पार्ट है, अगेन उसी का भाग है। सेरिब्रम किसका है, तो ये सबसे बड़ा पार्ट जो है फोर ब्रेन का, यही है वो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इसमें आंसर गलत लिखा है, टेंशन नहीं लेना। मानव हृदय की शरीर रचना किससे रिलेटेड है, तो वो एओर्टा से रिलेटेड है। इसमें आंसर गलत है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। मैंने बताया भी कि क्यों होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आर मेसोफिल सेल्स फाउंड। पौधे में कहां पर मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। मेसोफिल कोशिका से क्वेश्चन आता है ना, तो ध्यान रखना कि भाई ये कहां पाई जाती है, लीफ वाले सेक्शन में पाई जाती है, पत्ती में पाई जाती है। पत्ती की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करती है, ये फूड बनाने का काम करती है। प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो कि क्या बनाता है, फूड बनाता है। क्या बोला मैंने कि प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो क्या बनाता है, फूड बनाता है। और 2 टिश्यूज के माध्यम से ये पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। एक तो कौन होता है, तो एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से ये पूरे प्लांट को फूड पहुंचाने का काम करता है। अब ये मेसोफिल सेल्स कहाँ होती है, तो ये लीफ का ऊपर का पार्ट होगा, जिसमें सबसे ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। बेसिकली उसको सेव करके रखने के लिए होती है, लीफ के लिए भी होती है। और इसके नीचे वाले, इसमें भी एपिडर्मिस होता है ना। लीफ में भी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। और यहाँ से लेकर इस सेक्शन की मैं बात करूं, बीच का जो ये पूरा सेक्शन है ना, ये क्या ये किससे मिलकर बना होता है, मेसोसेल से मिलकर बना होता है। किससे, मेसोसेल से मिलकर बना होता है। चलिए, तो ये अब आपको पता चल गया होगा मेसोफिल कोशिका या मेसोफिल जो सेल है वो कहाँ पाई जाती है, लीफ में पाई जाती है। किस पर्टिकुलर सेक्शन में पाई जाती है वो भी मैंने बताया। लीफ काम क्या करती है, तो यही फूड बनाने का काम करती है ना, यही फूड बनाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, है ना। 220 मीटर पर सेकंड होता है, 232 मीटर पर सेकंड होता है, 343 मीटर पर सेकंड होता है, या फिर 110 मीटर पर सेकंड होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। इनमें से कौन एक धातु है, क्या सल्फर एक धातु है, क्या आयोडीन एक धातु है, आयरन एक धातु है, या फिर कैल्शियम एक धातु है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कार्बन आएगा यहाँ पर, पहली बात तो
हाँ जी, तो सल्फर एक धातु है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आयरन क्या है? एक मेटल होती है और ये एक ठोस धातु होती है। आयरन क्या है? तो ये एक मेटल है और ये एक ठोस धातु होती है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? समझ तो पा रहे होंगे। सल्फर नहीं है। आयोडीन तो पता ही है आपको, एक नॉन मेटल होता है। और कार्बन भी नॉन मेटल होता है। कार्बन के तो एलोट्रॉप्स भी होते हैं, क्रिस्टलाइन होता है और एक नॉन क्रिस्टलाइन होता है कि नहीं? कार्बन की ही अगर मैं बात करूं तो ये एक क्या है? पहली बात तो ये एक नॉन मेटल है। पहली बात तो कि ये क्या है भाई? तो ये एक नॉन मेटल होता है। और कार्बन दो तरीके का होता है। मैम ये दो तरीके कौन कौन से हैं? तो सुनो, एक होता है क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलीय, और एक होता है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। तो ये अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, है ना। दोनों में क्या अंतर होता है? तो ये जो क्रिस्टलीय होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? प्योर होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई? फुलेरिन वगैरह इसमें आता है ना, ग्रेफाइट इसमें आता है, हीरा इसमें आता है। और अक्रिस्टलीय जो होते हैं ये शुद्ध कार्बन नहीं होते, तो ये थोड़े से कैसे होते हैं? अशुद्ध होते हैं। ये कैसे होते हैं? थोड़े से अशुद्ध होते हैं। कुछ क्रिस्टलीय का नाम भी मेंशन कर लेना, जैसे कि डायमंड आ जाएगा इसमें, यानी कि हीरा आ जाएगा इसमें। बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, सुनते चलना। इसलिए ग्रेफाइट आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा भाई? ग्रेफाइट आ जाएगा। और सबसे लास्ट में फुलेरिन, फुलेरिन भी इसी में आ जाएगा, है ना। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ब्लैंक इज द स्टडी ऑफ वायरसेस। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी? नो। वायरोलॉजी, प्रोटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी या फिर पैरासाइटोलॉजी? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वायरोलॉजी, बिल्कुल सही है। विषाणुओं के अध्ययन को वायरस की स्टडी की बात करें तो नाम से ही मिलता जुलता है। आंसर क्या हो जाएगा? वायरोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक का काम करते हैं, है ना। एंजाइम्स क्या करते हैं? जो जीवित कोशिकाएं होती हैं यानी जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें उत्प्रेरक का काम करते हैं, है ना। अब कौन से हैं? कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, और या फिर विटामिन है, या फिर प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन का हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप कहेंगे मैम ये प्रोटीन, ऐसा भी क्या प्रोटीन है? जिन चीजों को देखकर नाक मुंह बनाते हो ना आप लोग, वो नहीं बनाना होता है। अब आप कहेंगे क्यों भाई, ऐसा क्या है उसमें? क्योंकि प्रोटीन खाने से आपके बॉडी में डिसीजेस नहीं होंगी। कई तरीके की डिसीजेस होती है, प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोरकर, मैरिस्मस, कुछ बीमारियां हो जाती हैं। पेपर में आते हैं क्वेश्चन की क्वाशियोरकर, मैरिस्मस किससे होने वाली बीमारी है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? कुछ इसके बारे में चीजें बता रही हूँ। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है, फर्स्ट नंबर पे, टॉप पे अगर मैं बताऊं तो वो है सोयाबीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? तो वो सोयाबीन में होता है। सेकंड नंबर पे मशरूम, और थर्ड नंबर पे पल्सेस यानी दालें। दालें तो खानी ही चाहिए, पर दाल अच्छी नहीं लगती, बट खानी चाहिए ताकि हमारे बॉडी में प्रोटीन रहे। नेक्स्ट, प्रोटीन का हमारे बॉडी में वर्क यानी कि काम क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारी हेल्प करता है ग्रोथ में। किस चीज में हेल्प करता है? हमारे बॉडी के ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ये प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो लिख लेना 20 प्रकार के अमीनो एसिड से ये मिलकर बना होता है ना। 20 प्रकार के क्या होते हैं? अमीनो एसिड से ये मिलकर बना होता है, जिनमें से 10 जो अमीनो एसिड होते हैं वो किसमें होते हैं? फूड में। ये 10 तो किसमें होते हैं? अमीनो अम्ल जो है वो किसमें होते हैं भाई? फूड में पाए जाते हैं। ये 10 किस में मिलेंगे हमको? वेरी इंपॉर्टेंट, फूड में। ठीक है,
सो ये हो गई इसकी पूरी कहानी। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पहली बात तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। दूसरी बात कि कुछ नया मिले जो कि 100% मिलेगा उसे नोट करते चलना है अपने नोट्स में। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक क्लास जो होती है उसके पीडीएफ तुरंत ही हम अपलोड करवा देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। फटाफट से वहां जाया करो, उसे डाउनलोड किया करो, एक प्रॉपर आप फाइल बनाइए, वहां पर सबको सेव करिए और रिवीजन करते चलिए। पेपर के टाइम नहीं करना है, अभी करते चलना है, ठीक है। ध्वनि खालिस्तान के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात, मृदा, पानी या फिर आग। भाई ध्वनि कहाँ यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है ना। कहाँ नहीं कर सकती है? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि की अगर मैं बात करूं, साउंड की अगर मैं बात करूं, साउंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और साउंड बेसिकली हमें किससे मिलता है? तो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हमें क्या सुनाई देता है? साउंड सुनाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, निर्वात वैक्यूम मतलब जहां पे हवा ही ना हो, ठीक है। एकमात्र धातु का नाम जो जीवाणुरोधी है। नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल। ये तो अदरक की तरह लग रहा होगा ना आप लोगों को। अगर आप इसकी इमेज अच्छे से देखो तो आपको लग रहा होगा कि अदरक है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कॉपर, है ना। एकमात्र ऐसी कौन सी धातु है जो जीवाणु रोधक है यानी कि एंटीबैक्टीरियल है? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? कॉपर होगा। आंसर होगा कॉपर। ये सारी क्या है? धातुएं ही है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? कॉपर। आप अच्छा, आप कुछ थोड़ा सा जानते हैं, है ना। अब थोड़ा सा मेटल्स के बारे में जानते हैं। अब बात ही चल रही है तो अच्छे से ही करते हैं, छोड़ना तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी कुछ खूबियां मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहली खूबी, मेटल की पहली खूबी ये होती है कि इनमें मलाइबिलिटी का गुण होता है ना। आघात वर्तनीयता, तन्यता सब इसमें आ जाएगा। तो मैं लिख दे रही हूँ, हिंदी में लिख रही हूँ, आघात वर्धनीयता, जिसे हम इंग्लिश में मलाइबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स की अगर मैं बात करूं, सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है उसे ठोक पीट कर पतले से चादर में बदलने का गुण। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद इनमें तन्यता का भी गुण होता है। तन्यता मतलब उसे ठोक पीट कर पतले से तार में बदलने का गुण। ये मलाइबिलिटी है, ये डक्टिलिटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। जो धातु होती है वो विद्युत और ऊष्मा की, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं। इसकी क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं। गुड कंडक्टर होती हैं। एक्सेप्शन लिख लियो, लेकिन एक्सेप्शन लिख लियो इसके। सीसा और पारा, सीसा और पारा ये इसके एक्सेप्शन है। बाकी तो सारी धातुएं कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं, इन दोनों को छोड़कर। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 17, सोमेटोट्रोपिन खालिस्तान का एक अन्य नाम है। सोमेटोट्रोपिन खालिस्तान का एक अन्य नाम है। पहली चीज तो ना ये पाचक रस है, ना ही ये हास्य गैस है, लाफिंग गैस भी नहीं है, ना ही ये टीयर गैस, आंसू गैस भी नहीं है। ये क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज तो सोमेटोट्रोपिन की तरफ, सोमेटोट्रोपिन के बारे में फटाफट से जानो, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। सोमेटोट्रोपिन को हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भाई? तो इसे हम ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है कि ये एक ऐसा हार्मोन होता है, अगर अधिक मात्रा में निकलेगा तो भी दिक्कत है, और अगर कम मात्रा में निकले तो भी दिक्कत है। लेकिन मैम दिक्कत क्यों है? तो सुनो, दिक्कत इसलिए है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, अगर ये अधिक मात्रा में निकलेगा तो उसे भीमकायत्व होगा। भीमकायत्व का मतलब समझते हो? जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लंबा होगा, इसे एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं। सोमेटोट्रोपिक को हम क्या कहते हैं? एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में ये अधिक मात्रा में रिलीज होगा तो वो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा।
और अगर ये कम मात्रा में निकलेगा तो वो व्यक्ति बौना ही रह जाएगा, उनमें क्या हो जाएगा, बौनापन, जिसे हम इंग्लिश में डॉर्फिज्म कहते हैं। क्लियर। और ये कहाँ से निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एक्चुअली में कहाँ से निकलता है, तो इसे ये निकलता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ये निकलने वाला एक तरीके का हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट से इसे ओवर करेंगे। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ जैसे जीव को मनुष्य में रोगों का कारण बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फंगीवोर, शिकारी, रोगजनक या एंटीजन कहते हैं। भाई ये सारे के सारे रोग हैं, पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मींस ये होता है कि वायरस भी है, बैक्टीरिया भी, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं जैसे एंटीबॉडी है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एंटीबॉडी है ना, ये हमारी पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। ये हमें किससे प्रोटेक्ट करके रखती है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है पैथोजन से। अब आप पैथोजन का मीनिंग क्या समझेंगे, कि चाहे वो वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, बैक्टीरिया हो, मतलब वो हर वो छोटे छोटे डिसीज, छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करिए जिसे हम अपनी अनएडेड आइज से नहीं देख सकते, हम अपने डायरेक्ट आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वो इतने छोटे होते हैं, किसी भी माध्यम में वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं और हमें हार्म करते हैं, बीमार करते हैं, परेशान करते हैं। कई बार छोटी बीमारी होती है और कई बार बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आई थिंक ये रिपीट है, कोई इशू नहीं है। एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितनी होगी, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज कहाँ दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। कौन एक अक्रिय गैस नहीं है, मतलब कौन सी एक नोबल गैस नहीं है, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर ऑर्गन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। यस, ये कोई अक्रिय गैस नहीं है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट, दैट्स इट। इतने ही क्वेश्चन थे, और अगेन मैं आपको बता दूं ये 20 क्वेश्चन मैं गारंटी दे रही हूँ 40 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। मैंने बहुत छोटी छोटी और बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, यही तो इन सेशंस की खासियत है। शंखनाद सीरीज में यही तो खास है कि जहां पर हम आपके लिए कुछ विशेष चीजें करा रहे हैं। सो ध्यान से सुनिएगा, क्रैश कोर्स आपके लिए एसएससी जेईई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 300 से ज्यादा टेस्ट भी मिलेंगे। एसएससी जेईई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एसएससी जेईई 2023 वो सिविल वालों के लिए था, और ये मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें से 250 टेस्ट आपको मैकेनिकल वालों को मिलेंगे। और आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए सबकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है, तो वो मिलेगी हमारे AC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर। मतलब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और आप वहां जाने के बाद हमारी जो जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब की पीडीएफ्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आपका काम है सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्लास आपको कैसे लगी। थैंक यू क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।